जहां एक तरफ पाकिस्तान के पीएम इमरान खान न्यूक्लियर अटैक की धमकी दे रहे हैं, तो वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कंगाल पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी है। उन्होंने कश्मीर मसले पर इमरान खान को नाकाम बताया है। बिलावल ने मीडिया से कहा, पहले हम हिंदुस्तान से श्रीनगर छीन लेने की बात करते थे, लेकिन अब हालात ये हो गए हैं कि हमें मुजफ्फराबाद बचाने के लाले पड़ गए हैं। पीपीपी चेयरमैन ने एक बार फिर वजीर आजम इमरान खान और फौज पर तंज कसा। कहा, इमरान खान इलेक्टेड नहीं सेलेक्टेड पीएम है। सेलेक्टेड और सेलेक्टर से मुल्क की आवाम अब जवाब मांग रही है। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान की नापाक साजिश का पर्दाफाश हो गया है। नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह ने कहा है कि जैश ए मोहम्मद का अंडर वाटर विंग लोगों को पानी से हमले करने के लिए ट्रेनिंग दे रहा है, तो वो हिंदुस्तान सरहद में हमले के लिए साजिश रच रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी बहरिया इस तरह की किसी भी कोशिश को नाकाम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मैं समझता हूँ ये सब हर पाकिस्तानी के सामने है कि जितना नाकाम ये हुकूमत हुआ है, किसी और हुकूमत नहीं रहा है। जितना नाकाम ये हुकूमत रहा है, जहां तक कश्मीर की बात अच्छा रहे हम बर्दाश्त करते हैं, कह देते हैं ना कि हम बर्दाश्त करते हैं, जमहूरियत के साथ जो करे, आप मईशत को फेरा गरक कर दिया, वो हम बर्दाश्त कर रहे हैं। 1 साल हो गया, कश्मीर पे कोई एक आंच नहीं आने देगा। और जिस तरीके से इस हुकूमत ने सोते हुए बिजी थे अब हमारा मईशत तबाह करने, अपने सियासी मुखालफीन को दीवार से लगाते हुए, को ये नजर नहीं आया कि मोदी ने क्या मकबूजा कश्मीर छीन लिया है। पहले हमारा कश्मीर पे पॉलिसी क्या होता था? पहले पाकिस्तान का पॉलिसी ये होता था कि अब श्रीनगर कैसे लेंगे। अब खान की बात, इमरान की नाकामी के बाद, सिलेक्टेड की वजह से, इनकी नाकामी की वजह से, इनकी ग्रीड की वजह से पाकिस्तान का क्या पोजीशन है कि हम मुजफ्फराबाद को कैसे बचाएंगे। तो कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। खबर है कि आईएसआई ने हिंदुस्तान में बड़े हमले की साजिश रची है। हाल ही में तमिलनाडु में गिरफ्तार किए गए 6 मुश्तबा शख्स ने पूछताछ में कई अहम इंकशाफ किए हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आईएसआई ने हिंदुस्तान में हमले की जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद के ऑपरेशन कमांडर अब्दुल रऊफ अस्कर को सौंपी है। जैश के दहशतगर्दों को सिक्योरिटी फोर्सेस पर बड़े हमले करने को कहा गया है। आईएसआई से हिदायत मिलने के बाद अब्दुल रऊफ असगर ने एलओसी पर 30 से 40 दहशतगर्दों के ग्रुप को लॉन्चिंग पैड पर भेजा है। दहशतगर्द पाकिस्तान की बीएटी की टीम में शामिल होकर हिंदुस्तानी जवानों पर हमले की फिराक में है। जैश ए मोहम्मद के दहशतगर्द हिंदुस्तान पर समुंदर के रास्ते भी हमले की तैयारी में हैं। नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह के मुताबिक नेवी को दहशतगर्दों की नई साजिश की खुफिया जानकारी मिल चुकी है और दहशतगर्दों के हमले को नाकाम करने के लिए इंडियन नेवी पूरी तरह से तैयार है। जैश ए मोहम्मद का जो अंडर वाटर विंग है, वो जो ट्रेन कर रहे हैं इनको, तो ये एक चेंज है, पर हम अब निगरानी रख रहे हैं और आपको दिलासा दिलाना चाहता हूँ कि पूरे सतर्क रहेंगे हम और कोई भी इनका जो इरादा होगा उसको नासफल करेंगे। खुफिया एजेंसियों के जराये के मुताबिक पहली बार पाकिस्तानी दहशतगर्द तंजीम ने अपने अंदर एक खास रेजिमेंट को तैयार किया है, जो समंदर के रास्ते हिंदुस्तान के साहिली इलाकों से दरअंदाजी कर दहशतगर्दाना हमले की साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ तो आप ये देखिए कि जैश ए मोहम्मद किस तरह से अंडर वाटर एक तरह का अपना नया रवैया उसने सामने दिखाया है और 6 मुश्तबा जो हैं इसको लेकर पकड़े भी गए हैं। और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो की अगर हम बात करें तो बिलावल भुट्टो ने साफ तौर पर सामने आकर ये कहा कि पहले श्रीनगर को लेकर हमारी हिकमत अमली बिल्कुल अलग हुआ करती थी। हम ये तय करते थे कि श्रीनगर में किस तरह से दखल करें, क्या वहां पर कर सकते हैं, उसको किस तरह से ले सकते हैं। लेकिन अब ये हालात बन गए हैं इमरान खान की हुकूमत में कि अब ये भी है कि मुजफ्फराबाद बचेगा या नहीं, या उसको किस तरह से बचाया जाए। तो चीजें बिल्कुल बदल गई हैं और ये हिंदुस्तान नहीं कह रहा है बल्कि पाकिस्तान के लोग खुद कह रहे हैं, अपोजिशन वहां का कह रहा है और इमरान खान पर सवाल उठाया है कि ये इलेक्टेड नहीं बल्कि सेलेक्टेड पीएम है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए, इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर गुलरेज शेख हैं, बीजेपी के लीडर हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ
साथ बरखा त्रेहन है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गई हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। गुलरेज जी, शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी। मेरा सवाल आपसे यह है कि एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि तमिलनाडु में किस तरह से 6 मुश्तबा को पकड़ा गया है, उनसे पूछताछ में पता चला है कि इस बार जैश ए मोहम्मद दूसरे तरीके की प्लानिंग कर रहा है। दूसरी तरफ अभी हमारे लिए कश्मीर में भी मसला बना हुआ है, धीरे धीरे वहां पर जिंदगी मामूल पर लौट रही है। क्या आपको लग रहा है कि एक साथ फिलहाल कई तरह के चैलेंजेस हैं? देखिए, चैलेंजेस तो आपके पास हमेशा रहेंगे जब विशेषकर आपके पास में एक होस्टाइल पड़ोसी हो और एक ऐसा रोग स्टेट हो जिस पर आप बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते। परंतु एक बात है कि हमारी जो एजेंसियां हैं वह मुस्तैद है, इसीलिए तमिलनाडु में भी इन लोगों को पकड़ा गया। और आप देखिए कि कश्मीर में भी 5 तारीख के बाद से, जब से धारा 370 को स्क्रैप किया गया है, उसके बाद से एक भी दहशतगर्दाना वाकया कुछ भी नहीं आया सामने। तो हमारी एजेंसीज, हमारी फौज, हमारी गवर्नमेंट सब अलर्ट है। अब पाकिस्तान के पास देखिए, कल की आप बॉडी लैंग्वेज देखिए मोदी जी की और ट्रंप साहब की, तो जो बॉडी लैंग्वेज थी उसके बाद पाकिस्तान की बौखलाहट होना स्वाभाविक थी। और पाकिस्तान ने अंतोगतवा क्या किया, उन्होंने इमरान खान साहब ने वही जो हमेशा का एक रैटल बजाते हैं, झुनझुना बजाते हैं कि हम न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट से वो किसी हद तक भी जा सकते हैं, उसी झुनझुने को वापस बजाया। लेकिन इस बार बजाया किसके लिए है? उन्होंने भारत के लिए नहीं बजाया, इस बार वो डोमेस्टिक ऑडियंस को संबोधित कर रहे थे, क्योंकि वहां पर डोमेस्टिक ऑडियंस में भी काफी रोष है। और उन्होंने एक और बात की कि हर जुमे के दिन 1 घंटे के लिए सब लोग सड़कों पर निकले। तो हम तो चाहते हैं 1 घंटे के लिए क्यों, हफ्ते में 1 दिन भी क्यों, आप पूरे महीने में 1 हफ्ते तक के दुकानें वगैरह सब बंद करें, हड़ताल करें, हमारी सेहत को कोई नुकसान नहीं होता है। आपकी इकोनॉमी डाउन है और डाउन हो जाएगी, हमारे लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो इमरान खान की बौखलाहट है और डेफिनेटली पाकिस्तान वर्तमान में पूरी कोशिश कर रहा होगा कि वो किसी न किसी तरह की आतंकवादी हमला करे और यहाँ की फिजा को खराब करे। लेकिन हम लोग भी सतर्क हैं। और कल का जो इंसिडेंस हुआ डोनाल्ड ट्रंप साहब की और मोदी साहब की जो भेंट जिस प्रकार से हुई, वो मोदी जी ने एक बराबरी के जो नेता दो बात करते हैं उस प्रकार से बात की। और उनको क्या कहा उन्होंने कि किसी को कष्ट लेने की जरूरत नहीं है। अब जो लोग हिंदी समझते हैं वे समझ सकते हैं कि कष्ट लेना किस बात पे कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको हमारे बीच में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, हमारे मसलों में बीच में आने की जरूरत नहीं है। तो ट्रंप साहब को भी बिल्कुल स्पष्ट संदेश मिल गया, पाकिस्तान को भी संदेश मिल गया, अब वो बौखलाते रहे। ठीक है। बरखा जी, आप अभी फिलहाल सिचुएशन को किस तरह से देख रहे हैं? एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो को अभी आपने सुना अपोजिशन लीडर हैं और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा इमरान के लिए कि इलेक्टेड नहीं बल्कि सिलेक्टेड पीएम है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि श्रीनगर को लेकर हमारी पॉलिसी कुछ और हुआ करती थी, लेकिन अब हमारे लिए ये मसला आ गया है। इमरान खान सोते हुए बिजी थे जी सोते हुए बिजी थे, सोते हुए कैसे बिजी होते हैं? ठीक है, ओके। तो बरखा जी, और अब वो ये कह रहे हैं कि मुजफ्फराबाद बचाना भी अब शायद मुश्किल हो जाए। तो क्या वाकई में अब आपको ये लग रहा है कि जिस तरह से दफा 370-35 से हटाई गई है कश्मीर में, अब उनको ये डर लग रहा है कि अगला नंबर अब तो पीओके का ही होना है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि इस गवर्नमेंट को समझ आया और सबसे पहला स्टेप इन्होंने आते सार अभी जो 370 हटाई, उसकी वजह से ये जो बौखलाहट पाकिस्तान में दिख रही है, अभी तो हालात बद से बदतर होंगे। इस बौखलाहट में आगे आगे देखिए ये क्या क्या चीज़ें नज़ारे हमें देखने को मिलेंगे। और कश्मीर तो हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। और ये जो ये सोच रहे हैं, ये प्लान्स बना रहे हैं कि पानी के रास्ते या अलग अलग खुफिया रास्तों से हमारे देश में ये अटैक करवाएंगे, उधर टेररिस्ट को भेजेंगे, तो ये मंसूबे इनके कभी कामयाब नहीं होंगे। और ये जो पूरी विश्व इस कोशिश में लगा हुआ है कि टेररिज्म को एंड करना है, शर्मनाक है ये घटना, शर्मनाक है ये पूरा पाकिस्तान। शर्म आती है इस पीएम के ऊपर जिसे नहीं समझ आ रहा, जबकि पूरा विश्व इस चीज को समझ चुका है कि टेररिज्म को खत्म करना है हमने। और कल का जो बिल्कुल सही कहा अभी मेरे भाई ने कि कल की जो मीटिंग रही है वो हमारे मोदी जी और G7 की जो मीटिंग रही है उससे बहुत बड़ा संदेश मिला है कि वी आर वेरी पावरफुल। हमें किसी से डर नहीं लगता, किसी को हमारे बीच में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं, हमें किसी का इंटरफेरेंस बिल्कुल गवारा नहीं है, चाहे वो कोई हो, चाहे वो। ये मैसेज ट्रंप साहब के लिए भी उतना ही था।
अगर आप देखिए बारीकी से देखिए पूरे एपिसोड को, तो ये ट्रंप साहब के लिए भी बहुत बड़ा मैसेज था कि हमें उनकी भी इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं चाहिए। और पाकिस्तान, अरे उनकी तो इकॉनमी छोड़िए, उनका सब कुछ खत्म हो चुका है, सड़कों पे लोग आ गए हैं, क्या इकॉनमी उनकी पूरी खत्म हो चुकी है। अब भी अगर उन्हें नहीं समझ आ रही तो फिर कुछ भी नहीं, उनका तो अल्लाह भी नहीं मालिक। जी, लेकिन ये बहुत कोई अच्छी बात नहीं है। अगर हमारा पड़ोसी इस तरह से इस कगार पर आके खड़ा हो गया है तो ये हमारे लिए भी एक अजीब सी बात है, क्योंकि अगर उनके यहाँ अनस्टेबिलिटी है, अगर उनके पास उन्हें ये लग रहा है कि अब हमारे पास जो है कुछ नहीं बचा है, तो जाहिर सी बात है हमारा पड़ोसी है, हमारे लिए भी वो मुश्किलें दूसरे तरीके से पैदा कर सकता है। अमलेंदु जी, अगर हम ये देखें इस पूरे इंसिडेंट को, हम ये देखें कि एक तरफ हम ये देखें कि G7 में वजीर आजम वहां जाते हैं और किस तरह से ट्रंप से मुलाकात होती है, और शायद पाकिस्तान एक उम्मीद लगाए बैठा था कि जब ये बात होगी तो उसके बाद शायद कश्मीर को लेकर कोई बात कही जाएगी ट्रंप की तरफ से, लेकिन ट्रंप ने भी साफ ये कर दिया कि ये दोनों का मसला है और मुझे उम्मीद है कि दोनों आपस में सुलझा लेंगे। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी सामने ही बोल दिया कि हम किसी तीसरे को कष्ट नहीं देते हैं, ये बायलैटरल हमारे इश्यूज हैं और ये 1947 से इसी तरह से ही चले आ रहे हैं और हम आपस में इसको सुलझा लेंगे, ये सीधे तौर पर उन्होंने कहा। तो क्या आपको लगता है कि एक जो आखिरी उम्मीद जो बची थी वो भी टूट गई इमरान की? देखिए, इमरान खान की आखिरी उम्मीद अमेरिका नहीं था इस मामले में। इमरान खान के पास अभी बहुत सी उम्मीदें थी और बहुत सी उम्मीदें भी इमरान खान के पास बची हुई हैं। ओके, जैसे चीन है, क्योंकि इस मसले को इस बार देखिए सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान लेकर नहीं गया, चीन लेकर के गया। तो हमारे लिए खतरा केवल पाकिस्तान नहीं है, हमारे लिए जो है उसका साथ जो चीन जिस तरीके से दे रहा है वो भी हमारे लिए भारत के लिए खतरा है। और हम असल में लगातार पाकिस्तान की बात करते रहते हैं, मगर चीन के खिलाफ हम लोग बोलना नहीं चाहते। तो हमको पाकिस्तान के खिलाफ बोलते समय चीन को भी जो है अपने निशाने पर रखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि चीन किस तरीके से पाकिस्तान का मददगार बना हुआ है। पाकिस्तान की अकेले सब पूरी दुनिया में कोई हैसियत नहीं है। वो गीदड़ भाग की कुछ भी देते रहेंगे, बम फोड़ेंगे, पटाखे फोड़ेंगे, कुछ भी देते रहें, लेकिन उनकी असली ताकत जो है वो इस समय चीन बना हुआ है। ठीक है कि अमेरिका से उनके बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं और आज भी अमेरिका से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। अमेरिका बार बार हमसे दोस्ती की बात करता है, उसके बाद फिर जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी को खड़ा करने के लिए पैसा भी देता है और फिर उनको हथियार भी देता है, दोनों चीजें उनको देता है। कर्ज पे कर्ज देता जाता है और हथियार पे हथियार देता जाता है। तो पाकिस्तान का अमेरिका कोई दुश्मन हो गया हो ऐसा भी नहीं है। प्रधानमंत्री ने जो ऐसा कहा भी नहीं, ट्रंप ने कहा कि मेरे दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, यही कहा। और जो प्रधानमंत्री ने जो ट्रंप को संदेश दिया है वो मुझे लगता है ये बहुत सही संदेश था, एकदम सही था, क्योंकि सन 47 के बाद से ही हमारी ये स्पष्ट नीति रही है कि कश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा और इसमें हम किसी भी तीसरे पक्ष को मदाखलत नहीं करने देंगे। तो बीच में अभी जिस तरीके से ट्रंप ने एक शोषा छोड़ा था कि प्रधानमंत्री मुझसे कह के गए हैं कि आप बीच में मध्यस्थता कर लीजिए, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने शायद सभ्यता के नाते वो सीधा सीधा जवाब नहीं दिया कि हाँ, जो कष्ट वाली बात कही वो इनडायरेक्टली बता दिया कि आप मतलब जो है वो हमारे मामले मत पड़िए। हैसियत भी बता दी है। नहीं, अब हैसियत खैर बता दी है। अब ये तो मैं नहीं कहूंगा कि हैसियत किसकी बता दी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मामले में कोई किसी की हैसियत नहीं बताता है, सबकी अपनी अपनी हैसियत होती है और किसी भी राष्ट्राध्यक्ष की हैसियत से किसी राष्ट्र की हैसियत पता नहीं चलती है। ट्रंप आज है कल चले जाएंगे, मोदी जी आज हैं कल चले जाएंगे, लेकिन भारत रहेगा, अमेरिका रहेगा, पाकिस्तान रहेगा। तो राष्ट्रों की जो हैसियत है वो राष्ट्राध्यक्षों से तय नहीं होती है। हमारी भी एक 70 साल की लंबी परंपरा है, भारत का एक अपना ये स्टैंड रहा है, हम संप्रभुता संपन्न राष्ट्र हैं और अपने पैरों पर खड़े हुए राष्ट्र हैं। हमने अपना रास्ता खुद तय किया है, हमारी अपनी मजबूती है, तो हमें ना अमेरिका से डरने की जरूरत है, ना पाकिस्तान से, ना चीन से, ना रूस से, किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। हमारे जो आंतरिक मसले हैं उन पे हमारी अपनी एक स्पष्ट नीति है और उस पर हमारे अंदर विवाद हो सकते हैं, हमारे विपक्ष के साथ विवाद हो सकते हैं, यहाँ की सिविल सोसाइटी से विवाद हो सकते हैं, सरकार के सिविल सोसाइटी के सरकार के विपक्ष के विवाद हो सकते हैं। वो अंदरूनी मसले हैं, वो अंदरूनी मसलों पर बातचीत चलती रहेगी, लेकिन किसी भी दूसरे या तीसरे पक्ष को जो है भारत के अंदरूनी मसलों में मदाखलत करने की जरूरत भी नहीं है और उसकी इजाजत भी नहीं है। दोनों चीजें नहीं है। तो जो कल जो प्रधानमंत्री ने जो वक्तव्य दिया, जो कहा ट्रंप से, वो सीधा सीधा ये संदेश था कि हमारे अंदरूनी मसले हैं और उसमें हमें जो है किसी की आवश्यकता नहीं। मुझे लगता है प्रधानमंत्री का बहुत अच्छा वक्तव्य था, बहुत अच्छा कदम था। बहुत समय के बाद इस तरीके का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी के मुंह से मजबूत एक संदेश जो था वो सुनने को मिला और उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार जो इसी तरीके से आगे भी मजबूती के साथ रुकी रहेगी। बाकी अब कश्मीर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो हम लोगों का अंदरूनी मसला है, वो हम अपना देखते रहेंगे। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। वो किसी का कभी था ही नहीं,
तो उनकी नजर पड़ी कैसे उसके ऊपर? या श्रीनगर में भी उनका दखल हम बिल्कुल बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। ये तो अगर किसी के मन में 1 मिनट के लिए भी अगर सपने में भी ये ख्याल आता है तो उसे खत्म कर दिया जाए। नहीं देखिए, वो भी अपनी तरह की पॉलिटिक्स करें, वो भी अपनी जो होम ऑडियंस है उसको सेटिस्फाई करने की, उसका एक तरह से जज्बाती करने की वो तमाम कोशिशें जो हैं वो उनकी तरफ से जारी हैं लगातार। और लगातार जिस तरह की बयानबाजी हम ये देख रहे हैं इमरान खान की तरफ से या फिर शाह महमूद कुरैशी की तरफ से जो हो रही है डॉक्टर गुलरेज, वो साफ तौर पर उनकी खींच को ज्यादा दिखाता है, उनकी ये दिखाता है कि वो फ्रस्ट्रेटेड हैं। उन्होंने चारों तरफ से तमाम तरह की कोशिशें कर ली। उन्होंने कहा हम ये बंद कर देंगे, बस बंद कर देंगे, ट्रेन बंद कर देंगे, यहाँ से वो नहीं भेजेंगे, वहां से वो नहीं भेजेंगे, सब कुछ उन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन हिंदुस्तान ने बिल्कुल ही एकदम से कोई इस तरह का रिएक्शन नहीं दिया। तो अभी देखें, अब जो भी कुछ वो कर रहे हैं वो उनका फ्रस्ट्रेशन ज्यादा है। बौखलाहट नहीं, उनकी बौखलाहट तो है। और आप देखिए कि सबसे पहले उनको यदि अमेरिका से पहले किसी पर भरोसा था तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन पे था। उसमें जो प्रमुख 2 सदस्यों ने तो एक तरह से पूरी तरह से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने पूरी तरह से खुलकर धारा 370 पर कहा कि भारत का अंदरूनी मामला है। उसके बाद बहरीन ने नरेंद्र मोदी जी को, बहरीन ने और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने दोनों ने अपना सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया। सऊदी अरब ने $72 बिलियन का वहां की सरकारी कंपनी ने भारत में निवेश किया उसी धारा 370 के स्क्रैप होने के बाद। तो एक तरह से आप ये बोल सकते हैं कि पूरा के पूरा मुस्लिम विश्व जो है आज के समय में पाकिस्तान को एक तरफ कर रखा है और भारत के साथ खड़ा है। दूसरा, उन्होंने काफी प्रयास किया था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को किसी तरह से मध्यस्थ बनाए, लेकिन जिस प्रकार से भारत ने अपना रुख रखा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने रुख रखा, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने संसद में खड़े होकर उस पर स्पष्ट बात कर दी, तो अमेरिका ने भी अपने कदम पीछे ले लिए। और मुझे कोई, देखिए अभी हम चर्चा कर रहे थे कि अमेरिका उनका भी समर्थन करता है, कभी हमारे साथ रहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका आज किसके साथ है, चीन किसके साथ है, जब तक मेरा नेता, मेरे देश का प्रधानमंत्री किसी भी मंच पर कमजोर न दिखे बल्कि दूसरों के बराबरी पर या उनसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर दिखे, जो कि मुझे दिख रहे हैं। दूसरी बात एक और है, पाकिस्तान को बहुत ज्यादा इस बात की हसरत थी कि अभी अफगानिस्तान से बाहर निकलना है यूनाइटेड स्टेट्स को, तो काफी जरूरत पड़ेगी पाकिस्तान की। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अभी तक जो 8 बार अमेरिका ने वहां तालिबान से वार्ता की है, तो अमेरिका भी समझ गया है शायद कि तालिबान के साथ उसको कैसे बात करनी है, पाकिस्तान के ऊपर इतनी डिपेंडेंसी नहीं है। और उन्होंने बीच में जो एक कतर वाला एंगल रखा है कि बार बार जो मुलाकातें कतर में करते हैं, तो कहीं ना कहीं कतरी गवर्नमेंट को भी पाकिस्तान के अथवा बीच में डाल रहे हैं अफगानिस्तान की जंग को सुलझाने के लिए। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान पर उस जो पाकिस्तान सोच रहा था वो मंसूबा भी उनका फेल हुआ है। जहां तक अभी बात थी चाइना की, देखिए चाइना की एक पोजीशन से समस्या है उसके साथ, खुद के साथ आज एक तो हांगकांग को कंट्रोल करना उसको मुश्किल पड़ रहा है। दूसरा, जो उसकी इकोनॉमी है वो ट्रेड वॉर की वजह से सफर हो रही है। तो चाइना इस पोजीशन में आज की तारीख में नहीं है कि एक और फ्रंट खोल ले। तो अभी हमारे लिए विन विन सिचुएशन है, वो उसका हमको लाभ भी मिलेगा। ओके। लेकिन यहाँ पर बरखा जी हम ये देखें कि फिलहाल जिस तरह के चैलेंजेस ये हैं कि 6 जो संदिग्ध पकड़े गए हैं, और उसके बाद ये भी है कि दूसरी तरफ पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि किस तरह से वो कश्मीर में दहशतगर्द घुसाएं। और 40 के करीब अभी ये खबर है कि 40 के करीब दहशतगर्द है जिनकी फिराक में लगा हुआ है कि उन्हें कश्मीर में घुसाया जाए, वहां पर एक बार फिर से अनस्टेबिलिटी वहां पर पैदा करने की कोशिश की जाए। तो आपको नहीं लगता कि 2 फ्रंट पर यहाँ चैलेंज है, एक तो हालात जम्मू कश्मीर में नॉर्मल करना और दूसरा इस तरह के चैलेंजेस से भी लड़ना, तो पूरी तरह से तैयार रहना होगा हर चीज के लिए। जी बिल्कुल, मैं ये समझ सकती हूँ कि कश्मीर में जो स्टेबिलिटी आई थी उसी वजह से इनकी इतनी बौखलाहट है। लेकिन एक मेरी रिक्वेस्ट है सारे कश्मीर के यूथ के साथ और मीडिया से कि वहाँ स्टेबिलिटी बनाने में वो उनका साथ दे। यूथ को ये समझना पड़ेगा कि ये इस टाइम उनको सरकार के साथ खड़े रहना है। हमारी को एक जब इतनी ऐसी पावरफुल स्ट्रॉन्ग सरकार मिली है तो हमें कुछ टाइम देना चाहिए और वहाँ पे मीडिया को भी बहुत अच्छा रोल प्ले करना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए किस तरीके से पाकिस्तान के जो इरादे हैं वो किस तरीके से पाकिस्तान को खुद फेलियर बना रहे हैं। हमें ये समझना पड़ेगा कि इनके जो भी इरादे हैं इनको नस्ते नाबूद करना पड़ेगा और इनको ये समझाना पड़ेगा पाकिस्तान को कि ये आतंकी रवैया उनका जो है अगर ना बंद हुआ
तो वो उनका खुद का नाश बनने का कारण बनेगा। और ये सबक अब की बार उन्हें समझा के, चाहे जिस तरीके से मर्जी समझाना पड़े, हम समझा के रहेंगे। ऐसा मुझे पूरा अपनी आर्मी के ऊपर भी भरोसा है कि वो बहुत सक्षम है और वो ये करके दिखाएंगे। हमारे पास इस टाइम लीडर्स भी, प्लस पॉइंट हमारा इस टाइम ये है कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है। और उस स्ट्रॉन्ग लीडरशिप में जब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लीडर होता है तो बाकी चीज से सिंक्रोनाइज हो जाती हैं। सब कुछ वेल प्लेस्ड है इस टाइम। हमारे पास जो भी कश्मीर का मुद्दा था इस टाइम बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हुआ है और आगे भी होता रहेगा। और यही चीज बौखलाहट पाकिस्तान को और बौखलाहट में बदलती रहेगी और उनके साथ अभी देखिए आगे आगे क्या होता है। ठीक है, ओके। बात करें नापाक साजिश की, क्योंकि लगातार पाकिस्तान अब सीधे नहीं है तो टेढ़े रास्ते से पाकिस्तान कश्मीर में अनस्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहा है। और हम आपको बताएं कि तमिलनाडु में कल 6 मुश्तबा पकड़े गए हैं। उनसे पूछताछ में पता चला है कि जैश जो है अब वो दूसरे रास्ते अपना रहे, यानी कि पानी के रास्ते वो हिंदुस्तान में कुछ गड़बड़ी फैलाने की साजिश कर रही है। और उसी के साथ साथ ये भी पता चला है कि बेट की मदद से 40 दहशतगर्द जो हैं वो कश्मीर में घुसाने की कोशिश भी की जा रही है। ऐसे में चैलेंजेस जो हैं वो दोनों तरफ से हैं, हिंदुस्तानी आर्मी के लिए और हुकूमत के लिए, कि एक तरफ कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में देखें किस तरह से स्टेबिलिटी लाई जाए, वहां हालात नॉर्मल किए जाएं, और दूसरी तरफ इस तरह की जो साजिशें हो रही हैं उनको भी साथ साथ देखा जाए। उस पर बात करने के लिए तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं जिनसे मैं बात कर रही हूं। क्या अमलेंदु जी, आपको ये लगता है कि जो मुलाकात हुई है वजीर आजम नरेंद्र मोदी की और ट्रंप की, उसने एक तरह से पासा पलट दिया है? नहीं, अब ये तो नहीं कहा सकता कि पासा पलट दिया है या पासा सीधा हो गया है, क्योंकि पासा पहले भी पलटा हुआ था। भारत का स्पष्ट रुख रहा है हमेशा से कि लेकिन फिर भी आप ये देखिए, ट्रंप बीच बीच में शगुफा छोड़ रहे थे और लगातार शायद पाकिस्तान को ये उम्मीद थी कि जब बात होगी तो फिर से मीडिएशन की बात की जाएगी, लेकिन एक तरह से ये बातें एकदम से ये साइडलाइन हो गई, ठंडे बस्ते में एक तरह से चली गई। नहीं, ये आप कह सकते हैं कि साइडलाइन हो गई, क्योंकि उनको एक संदेश मिल गया। हालांकि ट्रंप जो है बहुत ही अविश्वसनीय नेताओं में से एक हैं दुनिया के, तो वो कब क्या कह दें, वो अपने देश के विषय में ही जो है वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो उनकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर वो अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष की हैसियत से कुछ बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये संदेश जो था वो अमेरिका देना चाहता था। तो ये एक अच्छी बात है कि मतलब प्रधानमंत्री ने अब दृढ़ता के साथ इस स्टैंड पे कायम रहे कि जो हमारा सन 47 के बाद से स्टैंड है भारत का, वो हमारा स्टैंड कायम है और हम इस स्टैंड से पीछे हटने वाले नहीं है। हमारे जो भी मामला हैं उसमें कोई भी तीसरा पक्ष जो है वो उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकता। तो ये संदेश देना एक बहुत जरूरी था, क्योंकि लोगों को लगने लगा था कि अब सरकार भारत में बदली है तो अमेरिका से कुछ दोस्ती बढ़ रही है, तो शायद जो है अमेरिका की तरफ जो कुछ झुकाव हो गया हो तो अमेरिका उसके बीच में जो है वो हस्तक्षेप करने की कोशिश करे, मध्यस्थता करने की कोशिश करे। तो ये संदेश जो था वो देना बहुत जरूरी था सरकार के स्तर से कि भारत की नीति जो है वो इस मामले में कतई नहीं बदली है कि हम किसी भी तीसरे पक्ष को जो इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि हमारा 2 देशों का मसला है और हम पहले एक राष्ट्र थे, उसके बाद हम टुकड़े हुए, तो हमारे पास क्या रहा उसके पास क्या रहा ये हम और वही तय कर सकते हैं, तीसरे की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये संदेश देना बहुत जरूरी था और ये संदेश देकर प्रधानमंत्री ने जो है एक अच्छी बात करी है। हालांकि पाकिस्तान जो है बार बार इसको अंतर्राष्ट्रीय करना, इस मुद्दे का करने की कोशिश करता रहा है, सन 47 के बाद से ही करता रहा है और हर बार उसको मुंह की खानी पड़ी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस्लामिक राष्ट्र कहे जाते हैं वो इस मसले पर हमेशा भारत के साथ रहे हैं, चाहे ईरान रहा हो चाहे इराक रहा हो, वो हमेशा भारत के साथ रहे, किसी ने भी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। तो पाकिस्तान इस उम्मीद में कि वो एक इस्लामिक राष्ट्र है तो इस नाते जो इस्लामिक राष्ट्र के साथ खड़े होंगे, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत की जो गुटनिरपेक्षता की नीति रही और जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन रहा उसने जो मुस्लिम राष्ट्र थे तमाम, यासिर अराफात का उसमें खासतौर से बहुत बड़ा रोल था भारत के साथ में, तो उन्होंने अलग धारा बनाई और चूंकि पाकिस्तान हमेशा अमेरिका के साथ खड़ा रहा तो इसलिए जो है वो भारत के पक्ष में जो है वो तमाम मुस्लिम राष्ट्र रहे।